चलिए, तो हम लोग जो यूपी स्पेशल बात कर रहे थे उसमें क्या हो गया है, प्राचीन इतिहास को हम लोगों ने पूरी तरह से कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग की आज बात शुरू हो रही है मध्यकाल के इतिहास से। तो जैसे कि मध्यकाल का प्रारंभ जानते ही हैं कि मुख्य रूप से जो मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था और उसके आक्रमण के पश्चात जो उसने 2 तराई का युद्ध जीता और प्लस 1 चंदावर का युद्ध जीता। ठीक है, और वहीं के बाद से क्या हुआ, जो सल्तनत सत्ता थी उसका भारत में आप कह सकते हैं कि एक जो स्थायित्व था वो प्रारंभ हो गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जो उसका भारत में विजित क्षेत्र था वो उसके जो गुलाम थे, उसमें 3 गुलाम आपने पढ़ा था ना, कौन कौन से थे, गोरी और कुबाचा और एल्दोज ना। मुख्य रूप से जो भारत का क्षेत्र था वो ऐबक के नियंत्रण में था। तो उसके बाद से फिर क्या हुआ, ऐबक के द्वारा ही जो है भारत के क्षेत्रों में जो गुलाम वंश था उसकी नींव रख दी गई है और वहीं से फिर गुलाम वंश का प्रारंभ मान लिया जाता है। तो मध्यकाल का इतिहास हम लोग का यहीं से प्रारंभ हो रहा है। तो कुछ गोरी के आक्रमण को देखेंगे क्योंकि चंदावर का युद्ध हुआ था, और प्लस जो आप देख रहे थे जो पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का युद्ध हुआ था। तो इन सब युद्धों का जो क्षेत्र आप देखेंगे विजित करने के बाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ही जो था उनके आक्रमण का अभियान चला था। तो यहीं से हमारे मध्यकाल का इतिहास और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए घटनाक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो मध्यकालीन इतिहास, दिल्ली सल्तनत से पूर्व उत्तर भारत की स्थिति। ठीक है, क्योंकि उत्तर भारत में आपका जो दिल्ली सल्तनत है वो क्या है, 1206 से प्रारंभ हो रहा है। और जब आप तराइन का युद्ध देखेंगे तो 1191, 1192, उसके बाद आप चंदावर का युद्ध देख रहे हैं 1194। तो ये सब जो प्रमुख घटनाक्रम है जिसमें भारत के मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम और जो मध्य मैदानी प्रदेश हैं इनको विजित करने का या इसमें आक्रमण करने का जो काल था वो यही सब चल रहा था। इसीलिए पहली स्थिति हम लोग क्या देख रहे हैं, तो पहली स्थिति देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत से पूर्व उत्तर प्रदेश की स्थिति। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1206 में मोहम्मद गोरी के दास कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। ठीक है, यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, पहले ही भी चर्चा कर लिए। और ये लोग कहाँ से थे, ये लोग तुर्क वंश से थे ना। तो ये क्या था, एक तुर्क सेनापति था। ये तुर्कों का आक्रमण आपने देखा था ना, तुर्कों के आक्रमण में गजनवी का आक्रमण आपने देखा था और गोरी का आक्रमण देखना था। तो ये तुर्क सेनापति था। तराइन का 2 युद्ध होता है, एक 1192 का पहला युद्ध जो है वो 1191 का है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है। और तत्पश्चात आपने देखा था कि जो गोरी था वो वापस जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पृथ्वीराज चौहान की तरफ से कुछ कमियां भी हो गई थी कि उन्होंने उसके पलटवार का पूर्व अनुमान नहीं लगाए, अपने शक्ति को मजबूत नहीं किए, आसपास के जो क्षेत्र थे उनके साथ क्या किया, उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ गोरी के लिए कहा जाता है कि जब वो वापस गया तो उसने क्या किया, अपनी शक्ति को मजबूत किया। और पुनः फिर 1192 में आकर के तराइन का द्वितीय युद्ध हो जाता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है और वहीं के बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो तराइन का 2 युद्ध 1191 और 92। ठीक है, लड़ने के बाद अंतिम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। अंतिम मतलब 1192। पराजित करके गोरी ने भारत के क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करना प्रारंभ किया। उस समय आप जान रहे भारत में क्या था, विकेंद्रीकरण राजनीतिक स्थिति थी। और उस विकेंद्रीकरण राजनीतिक स्थिति में आप देखते थे तो उत्तर भारत में जो सबसे मजबूत शासकों में से एक थे वो कौन थे, पृथ्वीराज चौहान थे। इनको विजित करने के बाद उत्तर भारत की स्थिति भारतीय स्थानीय शासकों की अगर सापेक्षता में बात करें तो और कमजोर पड़ गई थी। ठीक है, तो यहीं से अब इन्होंने क्या किया, क्षेत्र को विजित करना शुरू किया। देखिए कुतुबुद्दीन ने गंगा यमुना द्वाब पर आक्रमण करने की योजना बनी। एक्चुअल में हुआ क्या था ना, जब गोरी जो है 1192 का तराइन का युद्ध जीत जाता है उसके पश्चात ये वापस चला जाता है अपने गजनी प्रदेश में। और वहां पर जाने के बाद जो 2 साल चंदावर के युद्ध से पहले तक की स्थिति देखें तो उस बीच क्या होता है, ऐबक को क्या करता है, वो सारा क्षेत्र जो है वो सौंप करके चला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसीलिए पहले ऐबक का कुछ देख रहे हैं घटनाक्रम। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गंगा यमुना द्वाब पर आक्रमण करने की योजना बनाई और मुख्य रूप से गंगा यमुना द्वाब आप जानते हैं ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्र है। ठीक है, 1192 में मेरठ और बरन जो आधुनिक बुलंदशहर के रूप में जाना जा रहा है इस पर कब्जा कर लिए। इसके बाद गढ़वाल जो साम्राज्य था उसके खिलाफ हमला शुरू करने की लोग योजना बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या 1193 में मोहम्मद गोरी ने ऐबक को
घुरिंद की राजधानी गजनी बुला लिया था। इसका मतलब क्या था, ये जो मोहम्मद गौरी था, अभी होता है कि 92 के युद्ध के बाद ये वापस कहाँ चला जाता है, ये गजनी प्रदेश में चला जाता है। तो जो साम्राज्य था वो क्या कहलाता था, घुरिद साम्राज्य था, और उसी घुरिद साम्राज्य की राजधानी क्या थी, गजनी थी। तो उस क्षेत्र में वापस बुला लेता है, ठीक है। अब वहां पर यही चीज बता दी कि तराइन युद्ध के बाद गौरी भारत को ऐबक के हाथों में सौंपकर गजनी लौट गया था, ठीक है। अब जब ऐबक जो है वापस जाता है तो वहां लगभग 6 महीने रहता है, और 6 महीने गजनी में रहने के बाद ऐबक वापस 1194 में भारत आता है, ठीक है। और यमुना नदी को पार करके अब ये 2 राजपूतों के कोइल प्रदेश पर आक्रमण करता है, उसे जीत लेता है। राजपूतों का क्षेत्र था कौन सा है, कोइल, और ये क्या है, जो आधुनिक आप अलीगढ़ देख रहे हैं, वर्तमान का अलीगढ़, उस क्षेत्र को उस समय कोइल साम्राज्य या कोइल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है। राजपूतों का क्षेत्र था। 1193 में मोहम्मद गौरी ने ऐबक को घुरिंद की राजधानी गजनी बुलाया, अभी जो बताया था आप लोग को, ठीक है। 6 महीने गजनी रहने के बाद 1194 में ऐबक भारत लौटा और यमुना नदी को पार करके दोर और राजपूतों के कोइल, जो आधुनिक अलीगढ़ के रूप में जाना जा रहा है, उस पर कब्जा कर लिया। अब इसी के पश्चात क्या है, मोहम्मद गौरी 1194 में भारत जब लौटता है तो ये क्या था, एक मजबूत सेना के साथ लगभग 50,000 घुड़सवारों के साथ क्या करता है, यमुना नदी को पार करता है और कन्नौज की ओर बढ़ता है। एक कन्नौज कौन सा था, ये सब जयचंद वगैरह क्षेत्र में आते थे, ठीक है। तो कन्नौज की तरफ बढ़ता है और कन्नौज के पास ये क्या करता है, चंदावर का युद्ध लड़ता है। चंदावर यहीं का शासक कौन था, जयचंद था, और वहां पर आपने पढ़ा था कि जयचंद के साथ भी क्या था, पृथ्वीराज चौहान का जो था शत्रुता चल रही थी ना, क्योंकि वहां पर उसकी बहन थी जिसके साथ पृथ्वीराज चौहान क्या किए थे, उसके स्वयंवर में जाकर के उसको उठा लिए थे, मतलब प्रेम प्रसंग था, ठीक है। तो हीरो वाला काम कर दिए थे पृथ्वीराज चौहान ना। देखिए, तो कन्नौज के पास चंदावर में गौरी और जयचंद के बीच, जयचंद क्या था, गढ़वाल वंश से था, में चंदावर का युद्ध होता है। तो ये तो पढ़े थे आप लोग, चंदावर का युद्ध कब होता है, 1194। अब मुख्य बात ये है कि जो चंदावर का युद्ध था, यहाँ पर जयचंद की पराजय हो जाती है, ठीक है। इसके बाद गौरी जो है, अच्छा चंदावर है कहाँ, तो आधुनिक जो फिरोजाबाद देख रहे हैं, आधुनिक फिरोजाबाद शहर को किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद और जौनपुर, ये दोनों शहरों को बसाया है उसने, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद है, उसी के पास में क्या हो रहा है, चंदावर का युद्ध हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद गौरी बनारस गया और बनारस में जाकर वहां पर क्या किया, काफी तबाही मचाया, और इसके साथ साथ क्या हुआ, मंदिरों को नष्ट किया या तोड़ा। इस अभियान के दौरान अब ये क्या है, बौद्ध शहर, क्योंकि बनारस और वहीं पर क्या है, सारनाथ, आज आप सारनाथ को बनारस के छोटे हिस्से के रूप में जानते हैं, लेकिन उस समय क्या था, वो एक अलग बौद्धों का जो है वो सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में स्थापित था। आज भी वो बौद्धों के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो वहां सारनाथ में गए और सारनाथ में भी क्या किए थे, वहां पर भी लूटपाट की घटनाक्रम को अंजाम दिए थे। तो कुल मिलाकर के क्या देखा आपने कि पहले ये लोग आ रहे हैं, तराइन का युद्ध कर रहे हैं, तराइन के युद्ध के पश्चात क्या है, फिर चंदावर का युद्ध कर रहे हैं, और चंदावर युद्ध में विजय के पश्चात ये पूर्व की तरफ बढ़े हैं और बनारस निकले हैं। ये ऐबक का अभियान चल रहा है ना, ऐबक का। बख्तियार खिलजी तो अभी आगे जाएगा ना, जब वो बौद्ध के क्षेत्रों को जो कर रहा था ना, इसी के साथ लेकिन घटनाक्रम बख्तियार खिलजी को यहाँ मत जोड़िए। बख्तियार खिलजी तो बिहार निकल गया था ना, बिहार में जाकर के जो है क्या कहते हैं, मुख्य रूप से वो जो है, जो आपने देखा था, जो बौद्ध बिहार थे और प्लस जो नालंदा विश्वविद्यालय था, उसके साथ उसका घटनाक्रम है ना। क्योंकि हम लोग यूपी के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, सब अलग अलग सेनापति थे, लूटपाट तो सभी सब अलग अलग तरह से कर रहे थे,
इतने बारीक हम लोग घटनाक्रम में जाएंगे तो हो सकता है डेट एक ही हो कि एक ही साल में कोई इधर निकल गया और कोई उधर निकल गया। हम लोग यूपी की पृष्ठभूमि से पढ़ रहे हैं, तो जो मतलब उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं हैं उससे जुड़ा हुआ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना। क्या था, हाँ देखिए, अब जब गोरी अभियान कर रहा है तो गोरी के साथ उसका क्या, उसका सेनापति के रूप में यहाँ पर ऐबक उसके साथ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो इसके बाद गोरी बनारस गया और बनारस को तबाह कर दिया और कई मंदिरों को तोड़ा। इस अभियान के दौरान बौद्ध शहर सारनाथ को भी लूटा। 1198 में गढ़वाल की राजधानी कन्नौज पर कब्जा कर लिए। देखिए 1197-98 में ऐबक ने बदायूं पर विजय प्राप्त कर लिया और गढ़वाल की पूर्व राजधानी वाराणसी पर कब्जा कर लिया। किसने? ऐबक ने, जो घुरिद नियंत्रण से बाहर था। घुरिद नियंत्रण मतलब अब ये जो अपने गजनी साम्राज्य से जो विस्तार करते आ रहे थे तो भारत के भी क्षेत्रों को विजित कर लिया था। तो अब जो विजित क्षेत्र था वो एक तरह से क्या हुआ था, उनके साम्राज्य का एक हिस्सा हो गया था। लेकिन जब और पूर्व की तरफ जा रहे तो बनारस जो था वो अभी भी क्या था, उनके साम्राज्य से बाहर था, क्योंकि भारत के क्षेत्रों में ज्यादातर अभियान कहां से हो रहे, उत्तर पश्चिम दिशा से हो रहे हैं और साम्राज्य विस्तार पूर्व की तरफ होकर जा रहा है। तो धीरे धीरे पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तभी तो साम्राज्य विस्तार उनका होगा। तो कन्नौज पहुंचे, कन्नौज से फिर वाराणसी जा रहे हैं, तो पूर्व की तरफ ये बढ़ते हुए जा रहे थे। ठीक है, 1202 में ऐबक ने चंदेल साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण किले कालिंजर पर इसको घेर लिया था। और ये कहां पर है, तो ये बांदा जिले में है और बांदा भी आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो कुल मिलाकर के ऐबक के घटनाक्रम में क्या है, एक आप देख रहे हैं बनारस का अभियान हो रहा है, फिर सारनाथ का अभियान हो रहा है, उसके बाद फिर जो कन्नौज था उसको जीत रहे हैं, फिर उसी के तहत आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है जो कलिंजर का किला है उसको घेर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण जो है जिला और उससे संबंधित घटनाक्रम, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो आप जानते हैं कि जो मध्यकाल का इतिहास है वो प्रारंभ कहां से होता है, वो प्रारंभ होता है दिल्ली सल्तनत से, और इससे पूर्व की जो घटनाक्रम है वो पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो दिल्ली सल्तनत था उसमें कितने वंश हुए हैं, पहला गुलाम वंश या उसी को ममलूक वंश के नाम से भी जानते थे, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोदी वंश था। तो जब हम लोग उत्तर भारत की पृष्ठभूमि पर अध्ययन कर रहे हैं तो देखेंगे कि किस किस वंश से कौन कौन शासक थे जिनसे जुड़े हुए घटनाक्रम वो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत, अब इसका शासनकाल आप लोग जानते ही हैं, 1206 से लेकर 1526 तक है। और वही 1526 जब लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी का संघर्ष किसके साथ होता है, वो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ हो रहा है। और उसमें फिर क्या होता है, जो इब्राहिम लोदी है उसकी पराजय हो जाती है, उसके पास फिर सल्तनत शासन समाप्त हो जाता है और क्या आ जाता है, मुगल वंश प्रारंभ हो जाता है। तो फिलहाल आज हम लोग पूरे सल्तनत काल को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो दिल्ली सल्तनत ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया है। यह क्षेत्र गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश की स्थापना का मतलब क्षेत्र रहा है। सैयद वंश से जुड़ा हुआ कोई यहाँ पर बहुत विशेष घटनाक्रम नहीं देखने को मिलेगा, बाकी प्रत्येक वंश से कुछ घटनाक्रम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और सैयद वंश का शासनकाल भी जानते हैं, कम ही समय का रहा था, बहुत मजबूत शासक भी कोई नहीं थे। मध्यकाल के इतिहास में उनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है, तो यूपी संबंधित तो वैसे घटनाक्रम कम हो जाएगा। ठीक है, आइए तो गुलाम वंश की बात कर लेते हैं। 1206 से लेकर 1290, 1206 में ऐबक ने दिल्ली सल्तनत या हम कहें तो ममलूक वंश की स्थापना की और राजधानी किसे बनाया, लाहौर को बनाया। अब इसके बाद क्या है, जो प्रमुख शासक हैं उनमें कौन आता है, इल्तुतमिश आ जाता है और इसे क्या कहा जाता है, सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक, और अब देखिए इसी से क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम जुड़ने शुरू हो जाएंगे। तो सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश क्या था, बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, बदायूं कहां पड़ रहा है आपका,
उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या इसने किया, इसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक, इसके अलावा मिन्हाज, कौन थे ये, मिन्हाज इब्सेकल ना, तो ये कौन थे, इतिहासकार थे ना। तो इन्होंने क्या कहा है, देखिए मिन्हाज के अनुसार इल्तुतमिश ने दिल्ली से बदायूं, फिर अवध, बनारस और शिवालिक तक अभियानों की एक श्रृंखला की है और नियंत्रण का दावा किया है। इसका मतलब क्या है, इल्तुतमिश के समय में अब दिल्ली से बदायूं, मतलब पहले इन क्षेत्रों को विजिट किया, बदायूं सूबेदार था दिल्ली, और पूरे साम्राज्य को एक कर लिया। उसके बाद फिर क्या है, अवध के प्रदेश की तरफ आक्रमण हुआ, बनारस गए, और शिवालिक जानते हैं, मतलब क्या, हिमालय का जो तटीय क्षेत्र है, ठीक है, उन क्षेत्रों में जाकर के भी क्या किए, अभियान किए हैं और एक श्रृंखला या क्रमबद्ध तरीके से क्षेत्रों पर नियंत्रण प्राप्त किए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग ममलूक वंश के घटनाक्रम को देखेंगे तो ममलूक वंश के घटनाक्रम में कौन सा है, इल्तुतमिश महत्वपूर्ण है। इल्तुतमिश मुख्य रूप से चूंकि वो बदायूं का सूबेदार था। ठीक, इसके अलावा उसके द्वारा जो है अवध, बनारस और शिवालिक, शिवालिक चूंकि हिमालय का तराइन क्षेत्र, एकदम दक्षिणी क्षेत्र है, तो आप जानते हैं कि वो क्या उत्तर प्रदेश और बिहार से भी लगा हुआ क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों में भी यहाँ पर इसके अभियान हुए हैं। आइए अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं खिलजी वंश से संबंधित। तो खिलजी वंश की बात करें तो इसका पूरा शासनकाल कितना रहा है, 1290 से लेकर के 1320 तक। ठीक है, इस बीच क्या हो रहा है, तो आप जानते हैं जो खिलजी वंश का संस्थापक था वो कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, और इस वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक जो रहा है वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, जो सबसे ज्यादा चर्चित रहा है। और अलाउद्दीन खिलजी कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और प्लस दामाद भी था। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा था कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने दक्षिण की तरफ एक अभियान किया था, कहां पर, देवगिरी में, बताया था ना, देवगिरी में कि यादव वंश था, और वहां पे जब अभियान किया था तो बड़ी मात्रा में वहां से क्या किया था, लूट का माल प्राप्त किया था। और यही लूट का जो माल था इसके वितरण को लेकर के, और दूसरा चूंकि ये बिना जलालुद्दीन खिलजी के इजाजत के वहां पर अभियान किया था, इसको लेकर के दोनों के बीच में क्या हो गया था, विवाद हो गया था। प्लस इसी समय अलाउद्दीन खिलजी की अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी थी, किस लिए, सुल्तान बनने के लिए। और फिर आपने देखा था अवध का ही क्षेत्र था जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जलालुद्दीन खिलजी से मिलने का एक मतलब प्रस्ताव जो था उसको स्वीकार किया था, और वहीं पर क्या हुआ था, धोखे से फिर जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु कर दी जाती है, और इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी जो है वो गद्दी को प्राप्त कर लेता है। ठीक, तो क्षेत्र कौन सा है, अवध। तो अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद, 1291 में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मलिक छज्जू के गवर्नर द्वारा विरोध को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परिणाम स्वरूप जलालुद्दीन ने 1291 में कड़ा, कड़ा कहाँ है, कौशाम्बी के क्षेत्र में आता है, प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है। कड़ा प्रदेश का जिक्र आप कहाँ पर सुनते हैं, इलाहाबाद की संधि में आप सुनते हैं, तो अवध के प्रदेशों में सब आ रहा है। यहाँ का नया गवर्नर नियुक्त किया, तो इसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी के समय में क्या था, कड़ा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। क्यों, क्योंकि उससे पहले जो कड़ा क्षेत्र का गवर्नर था कौन था, मलिक छज्जू था, उसके खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक मतलब उसके विद्रोह को दबाया था, और साथ ही साथ क्या होता, उन क्षेत्रों पर नियंत्रण प्राप्त किया था। तो जलालुद्दीन खिलजी द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को अवध के कड़ा प्रदेश का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। ठीक, कब, 1291 में। ठीक है, इसके बाद देखिए इसने भिलसा का अभियान किया था। भिलसा के सफल अभियान के बाद क्या था, 1296 में पूरे अवध का गवर्नर बना दिया गया, यानी इसके साम्राज्य को और बड़ा कर दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मारकर दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। और घटनाक्रम क्या था, पूरा मैंने बता दिया, अभी बताया ना, अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी का अभियान था, मुख्य रूप से वही कारण बना था, लूट के माल का वितरण और प्लस अलाउद्दीन खिलजी का सुल्तान बनने की जो महत्वाकांक्षा थी, इन्हीं दोनों कारणों से क्या हुआ, उसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। ठीक है।
आइए, अब यहाँ पर क्या है, अमरोहा की लड़ाई है। तो अमरोहा जो है एक्चुअल में क्या हो रहा था, उसी समय में मंगोलों का आक्रमण भी प्रारंभ हो गया था ना। तो मंगोलों के साथ जो है वो अमरोहा का युद्ध हो रहा है। और अमरोहा का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्या है, वर्तमान जो आपके उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला है उसी के पश्चिम का क्षेत्र है, यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पड़ रहा है। ठीक है, 1305 में मंगोल आक्रमण के बाद अमरोहा की लड़ाई मंगोल सेना और मलिक नायक के नेतृत्व में होता है। मलिक कौन था, तेज सल्तनत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की मजबूत घुड़सवार सेना ने, क्योंकि ये क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ठीक है, तो मलिक नायक के नेतृत्व में अलाउद्दीन की मजबूत घुड़सवार सेना के बीच लड़ा गया। इसमें मंगोलों की पराजय हो गई थी। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश मंगोल और जो खिलजी हैं इनके मध्य संघर्ष का भी साक्षी रहा है। कौन सा क्षेत्र, अमरोहा का क्षेत्र। ठीक है, मंगोलों ने दिल्ली, मंगोलों ने क्या किया था, देखिए चूंकि दिल्ली क्या था, दिल्ली हमेशा से भाई राजधानी है तो राजधानी में सुरक्षा का स्तर क्या होगा, ज्यादा मजबूत होगा अपेक्षाकृत। तो इन्होंने क्या किया था, दिल्ली की तरफ से आक्रमण करने के बजाय क्या किया, हिमालय की जो तलहटी है उसके साथ साथ गंगा के मैदानों की ओर प्रवेश किया था। ठीक है, तो ये मंगोलों की नीति बताया जा रहा है कि कैसे उन्होंने भारत के क्षेत्रों में और मुख्य रूप से गंगा का जो मैदानी प्रदेश था उधर की तरफ प्रवेश किया है। देखिए, अब इसके बाद आ जाते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल क्या है, तो 1320 से 1414। ठीक है, ये तुगलकों का शासनकाल है। और उसका सैयद वंश कितना था, 1414 से लेकर के 51 तक था ना, 1451 तक। ठीक है, देखिए अब यहां पर जब तुगलक वंश की बात करते हैं तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक, अब ये क्या है, गयासुद्दीन तुगलक के उत्तराधिकारी हैं। गयासुद्दीन तुगलक ही थे जो बंगाल का अभियान करके जब वापस आ रहे थे तो उनके स्वागत में क्या हुआ था, वो हाथियों का प्रदर्शन करवाया जा रहा था, है ना। और उसी हाथियों के प्रदर्शन में लकड़ी का बना किला जो था वो उनके ऊपर गिर जाता है। जहां पर कुछ लोग कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया का श्राप लग गया था, वही कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो उसकी एक षड्यंत्र थी। ठीक है, भगवान जाने क्या हुआ, लेकिन ये गयासुद्दीन तुगलक भगवान को प्यारे हो गए ना। तो देखिए यहाँ पर तो मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी। अब इसके बाद कौन आता है, फिरोज शाह तुगलक। एक्चुअल में तुगलक वंश में जो फिरोज शाह तुगलक है उत्तर प्रदेश से इनका संबंध ज्यादा है। ठीक, क्यों, इन्होंने क्या किया, जौनपुर की स्थापना किया। और जब आप उस समय पढ़ते हैं सल्तनत के पतन के बाद जब स्थिति देखते हैं तो आपने देखा था ना कि वहां पर जौनपुर जो था एक शक्तिशाली, मजबूत और बड़े साम्राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश में उभर करके आया था। किस वंश के शासकों द्वारा, सरकी वंश। सरकी वंश के शासक थे जिनके नेतृत्व में जो है जौनपुर काफी तेजी से उभरा था। ठीक है, और आपने देखा भी था कि जौनपुर को हम लोगों ने क्या बताया था कि मतलब एक तरह से वो उस दौर के भारत की सांस्कृतिक का प्रतिनिधित्व कर रहा था। यानी यहाँ पर स्थापत्य कला और प्लस संस्कृति का तेजी से विकास हुआ था ना। जैसे जामा मस्जिद था, जामी मस्जिद था, अटाला मस्जिद था, ये सारे क्षेत्र कहाँ है, जौनपुर में निर्मित हुए थे। ठीक है, तो इसको बसाया कौन है, फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की। इसके अलावा इसने क्या किया, फिरोजाबाद शहर को बसाया। इसी फिरोजाबाद शहर को तुगलकाबाद के नाम से भी जाना जाता है। इससे तुगलकाबाद के नाम से। ठीक है, आगरा के पास है ये। तो आगरा के पास स्थित फिरोजाबाद एक सैन्य चौकी थी। मतलब यहाँ पर ये जो तुगलक वंश का शासन चल रहा था उसकी सेना की टुकड़ी के रूप में भी यहाँ पर सेना रहती थी। तो एक सैन्य चौकी थी और तुगलक वंश के लिए एक राजनीति का आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु था। ठीक है, फिरोजाबाद का क्या सबसे ज्यादा मतलब हाँ प्रसिद्ध है। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो फिरोजाबाद का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या है, चूड़ी। हाँ, फिरोजाबाद की चूड़ियां बहुत प्रसिद्ध हैं।
देखिए, फिरोज शाह ने कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए, क्योंकि अक्सर इस बात की चर्चा होती है ना कि किसी क्षेत्र में जो है वो कृषि की जब सुधार की बात करते हैं तो उसमें जो शासक है उसका योगदान बहुत बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो तकनीकी विकास करता है, पैसे का निवेश करता है, और मुख्य रूप से आप देखते थे कृषि के साथ जो भारत में सबसे बड़ी समस्या थी वो थी सिंचाई का। जब तक वहां पर व्यवस्था नहीं किया जा रहा है तो वो क्षेत्र केवल प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करता था। तो पहली बात, प्राकृतिक वर्षा पर कोई क्षेत्र निर्भर कर रहा है तो वहां पर साल भर कृषि नहीं हो सकती है। दूसरी चीज, बहुत से ऐसे क्षेत्र भी हो सकते हैं जहां पर प्राकृतिक वर्षा जो हो वो उतना पर्याप्त ना हो, जैसा कि दुबई में हो रहा है ना, ये सब डूब रहा है, सब समाप्त हो रहा है, मतलब पता नहीं क्या हो गया है। अभी कल मेरी दिल्ली बात हो रही थी तो वहां पता चला कि आपकी तापमान जो है वो 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ज्यादा पहुंचा ही नहीं। अभी लोग एसी चला ही नहीं रहे हैं, अगर आता तो थोड़ी देर एसी चला भी रहे तो 1 घंटे बंद कर दे रहे हैं। और जो कि दिल्ली में जो है सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती थी, तो हालांकि कुछ तो कह रहे हैं उत्तराखंड उनके क्षेत्रों में जो है ना अभी भी बर्फबारी हो रही है। ठीक, तो सोचिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आग की बारी हो रही है तो वहां बर्फबारी हो रहा है ना। और दुबई का हाल ही एकदम अलग दिखाई दे रहा है, यही सब जलवायु परिवर्तन है। ठीक है, तो खैर आइए, तो सुधार के लिए क्या किए, नहर प्रणाली की स्थापना की, पश्चिमी यमुना नहर के निर्माण की पहल की, जिसे क्या कहा जाता है, ताज नहर के नाम से। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई की व्यवस्था प्रारंभ करने वाला शासक कौन है, फिरोज शाह तुगलक है। और इसी नहर को किस नाम से जाना जाता है, ताज नहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ ये गड़बड़ हो गया है, मैं किसी धुन में था। ये सैयद वंश करके ना करके इसको लोधी वंश कर लीजिए ना, लोधी वंश। तो देखिए यहाँ पर, और उसके बाद क्या है, फिर 1451 से लेकर के 1526 तक आपका क्या है, अंतिम लोधी वंश आ जा रहा है। इसके संस्थापक कौन है, बहलोल लोधी हैं। लोधी वंश की प्रमुख विशेषता क्या थी, लोधी वंश की, हाँ जनजाति ना कबीलाई, उनका जो शासन प्रशासन था वो कबीलाई व्यवस्थाओं के अनुसार चलता था, जहां पर क्या था, समता का सिद्धांत था, राजा शीर्ष पर जरूर होता था पर अन्य सदस्य भी समान अधिकार रखते थे। ठीक है, खास तौर से प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में। इसीलिए आपने देखा था बहलोल लोधी ने क्या किया था, अपने जो सरदार लोग थे उनके साथ कभी भी उनको जो जागीर दिया जाता था उसके आय का लेखा जोखा मिलता था, वितरण जो होता था जागीरों का, उससे कभी भी उनकी आय का व्यय का लेखा जोखा नहीं लेता था। प्लस आपने देखा कि ये सिंहासन नहीं ग्रहण किया था ना, तो ये सब कुछ विशेषताएं थी इनकी ना। आइए, तो बहलोल लोधी ने अपना अधिकांश समय कहाँ बिताया है, जौनपुर सल्तनत के सरकी वंश के खिलाफ लड़ने में बिताया है। शुरू में आपको ऐसा लगे जैसे जौनपुर में बिताया है, लेकिन बाद में समझ में आया कि जौनपुर में नहीं, जौनपुर के जो शासक हैं उनसे लड़ने में बिता दिया था। ठीक है, और अंततः अपने राज्य में मिला लिया था। तो सल्तनत काल में जो है जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किसको जाता है, बहलोल लोधी को, और मुगल काल में किसको जाता है, अकबर को। 1486 में अपने ज्येष्ठ पुत्र बर्बक को जौनपुर की गद्दी पर बिठाया। कब जीता है, यही 1486 के आसपास। ठीक है, अब यहीं पर जीत करके इसने क्या किया है, इनको गद्दी पर बैठाया है। 1504 महत्वपूर्ण घटनाक्रम, क्यों, सिकंदर लोधी द्वारा कौन सा नगर बसाया गया था, आगरा ना। सिकंदर लोधी से मिलता था सिकंदराबाद देखिए, तो यहाँ पर आगरा को बसाया था, और उसके बाद आपने देखा था कि राजधानी को भी परिवर्तित करके क्या किए थे, आगरा जो है वो राजधानी बन गई थी ना। और इसी वजह से जब देखते हैं बाबर आता है तो बाबर यानी मुगल साम्राज्य में प्रारंभिक चरणों में क्या था, जो उसकी राजधानी जो क्या होती थी, वो आगरा हुआ करती थी। ठीक है, तो 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की और राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया। राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया। इसके बाद इब्राहिम लोधी आगरा के सिंहासन पर बैठा, और यहीं से फिर क्या हुआ, 1526 में
पानीपत के प्रथम युद्ध को लड़ा है, ठीक है, और जिसमें क्या हुआ, बाबर से उसकी पराजय हो गई, ठीक है। तो इस तरह से सल्तनत काल के हम लोगों ने जो शासक थे जिनका कहीं ना कहीं इसी माध्यम से जुड़ाव उत्तर प्रदेश और इसके घटनाक्रमों से रहता है, उसको हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। फैक्चुअल पॉइंट के रूप में ही दिखाई दे रहा है आपको, बस छोटे छोटे पॉइंट है उसको आप देख लेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जौनपुर के बारे में देख लेते हैं। हालांकि जो मध्यकाल का इतिहास है वहां पर मैंने जौनपुर को आपको डिटेल में पढ़ाया है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जौनपुर का जो मैंने वहां पर डिटेल में पढ़ाया है, तो जो आप उस समय के स्थानीय राज्यों के बारे में पढ़ते हैं, प्रत्येक राज्य को पढ़िएगा चाहे मत पढ़िएगा, जौनपुर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां पर पूरे शासकों के क्रम के अनुसार जो घटनाक्रम बताया गया है, तो शासक का नाम और घटनाक्रम, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है ना, भले ही आपके विषय में किताबों में उसका दायरा सीमित करके दिखाया गया है, लेकिन जब आपको इतिहास में चीजें ज्यादा पढ़ा दिया गया, व्यापक स्तर बता दिया गया है, तो जितना जाने रहेंगे उतना ही बेहतर आप उस चीज को क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर विषय आपका मेंस का है, प्री मेंस से कितना नंबर पाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेंस में ज्यादा नंबर निकालना है आपको, तो इसके दृष्टिकोण से आपको कम से कम जहां से चीजें ज्यादा पकड़ बना सकते हैं उस पर फोकस करते चलिएगा, ठीक है। और इसलिए मैं पीछे बताया था, अब आपके पढ़ने के दृष्टिकोण में यूपी जो है वो एक अलग स्थान रखना चाहिए, ताकि जब भी आप पढ़ें, चाहे वो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री का तीनों पार्ट आप पढ़ रहे हो, या आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, या आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, एटलीस्ट एक चीज, पूरा विषय एक तरफ, और उसमें जो उत्तर प्रदेश का जिक्र जहां पर हो रहा है उसको थोड़ा सा हम अलग से ध्यान देते चलेंगे, ठीक है। तो जौनपुर को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए 1394 से लेकर के 1479 के बीच यहाँ पर सरकी राजवंश द्वारा शासन किया जा रहा था। अब ये कौन थे सरकी, तो ये फारसी मुस्लिम लोग थे, तो उनके द्वारा स्थापित साम्राज्य क्या हो गया, फारसी मुस्लिम साम्राज्य था। सरकी वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, मलिक उल सर्क को जाना जाता है। मलिक उल सर्क ये कौन है, सरकी वंश के संस्थापक हैं। उसने जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया। जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया, और देखिए इसका साम्राज्य इटावा यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल, इसका मतलब कहां तक पहुंच गए हैं, पूरा पूर्वी भारत तक पहुंच गए हैं। कहने के लिए जौनपुर साम्राज्य अगर आज की सापेक्षता में आप सोचेंगे तो आपको लगेगा छोटा सा जिला है, लेकिन उस समय जौनपुर साम्राज्य कितना बड़ा होता था, अब आप उसको देख लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या, विंध्याचल से लेकर नेपाल तक, ठीक है, ये पूरा साम्राज्य का क्षेत्र था, यानी बड़ा साम्राज्य था। इस दौरान जौनपुर को क्या कहा जाता था, सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था, ठीक। और इसी बीच मैंने बताया यहाँ पर क्या है, सांस्कृतिक विकास भी काफी तेजी से हुआ है। कई घराने आपको देखने को मिलते हैं जो साहित्य से संबंधित थे या कला से संबंधित थे, ठीक है, उसमें संगीत कला भी है, नृत्य कला भी है, और इसके अलावा जो है स्थापत्य कला का भी विकास हुआ है, ठीक। तो सांस्कृतिक विकास का भी केंद्र रहा है। बहलोल लोदी के बाद मुगल काल में 1559 में अकबर द्वारा क्या है, इसको जीता गया है। फिर 1775 में ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया है। क्योंकि अब 1775 की बात कर रहे हैं तो 1765 में क्या हो रहा है, इलाहाबाद की संधि हो रही है, और अब जौनपुर जो था वो अवध प्रांत के अंतर्गत आ चुका था, ठीक है। तो ऐसे में 1765 में ब्रिटिशर्स द्वारा क्या किया जाता है, वो अवध पर आधी शक्ति तो अपनी हुकूमत में लेते ही आते हैं। क्योंकि देखा था ना कि जब इलाहाबाद की संधि हो रही है तो संधि के दौरान क्या था, अब सेना अपना रख नहीं सकते थे, ब्रिटिश सेना वहां रहती थी, तो पूर्ण विलय तो नहीं किए थे, लेकिन फिर भी लगभग उनका नियंत्रण वहां पे स्थापित हो गया था। अब देखिए यहाँ पर जौनपुर की बात करते हैं तो अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, जामी मस्जिद, बारी मस्जिद और लाल दरवाजा, ये सब क्या है, सरकी वंश के प्रसिद्ध स्मारक हैं। क्या क्या है, पहले तो जामा मस्जिद, जामी मस्जिद, बारी मस्जिद, ध्यान रखिए। अटाला मस्जिद के बारे में मैंने आप लोगों को किस्सा बताया था, जो जिन वाला बताया था ना, तो पता नहीं कितना सही कि नहीं सही है, सुना है कभी आपने, नहीं ना। तो कुल मिलाकर के घटना झूठी है कि सच्ची है, आपको एक हिंट मिल गया है कि कम से कम अटाला मस्जिद आप भूलेंगे नहीं ना, तो उसको ध्यान रखिएगा। ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है जौनपुर से, ठीक है, और सरकी राजवंशों से। हाँ, वहां पे उन्होंने यही बताया था कि वहां पर जिन टहलते रहते हैं वो आपको इंसान जैसे दिखाई देंगे,
है ना। और वहां पर मौलवी जो है वो भी जिन है, वहां जो बच्चे मदरसा में पढ़ने जाते हैं उसमें भी कितने जिन हैं, उनका परिवार वहां बसा हुआ है। जौनपुर का किला तो मैं घूमा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था उस समय अटाला मस्जिद के बारे में। नहीं, वहां पे स्थानीय लोगों से बात किया था, शायद कुछ पता चलता। आइए देखिए, मुगल राजवंश का थोड़ा सा बस यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ सत्ता का पतन होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, सत्ता का प्रारंभ होगा, तो बस एक पृष्ठभूमि के रूप में देख लेते हैं। बाकी मुगल वंश के सारे शासकों को, जैसे आपने सल्तनत काल के शासकों को देखा है, वैसे देखना रहेगा, तो उसको हम लोग कल ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जो है यूपी स्पेशल में क्या देख रहे थे, तो हम लोग यूपी स्पेशल के इतिहास में बात कर रहे थे, ठीक है। इस इतिहास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो हम लोग यहाँ का जो प्राचीन इतिहास था इसको देख लिए थे, मध्यकाल के इतिहास पे बात कर रहे थे, और जब हम लोग मध्यकालीन इतिहास पर बात कर रहे थे तो इस पर हम लोगों ने क्या क्या चर्चा कर लिया था। हाँ, हम लोग यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पर देख लिए थे, और अब इसी में हम लोग को क्या देखना है, मुगल काल में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो इतिहास रहेंगे, ठीक है। आइए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग मुगल काल। देखिए, मुगल राजवंश जानते ही हैं कब से चल रहा है, तो ये 1526 से जो प्रारंभ होता है, तो 1707 महान मुगल शासकों तक का शासनकाल चल रहा है। लेकिन पूर्ण रूप से अगर बात करें तो 1858 तक चल रहा है, ठीक है, जब तक कि अंतिम जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको पकड़ नहीं लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मुगल राजवंश था उसका प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, तो बाबर के आक्रमण से। हालांकि मध्यकाल के इतिहास में आप लोगों ने इसको बहुत व्यापक स्तर पर पढ़ा है, और एक बात मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो लोग भी यूपी स्पेशल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, पीछे जीएस नहीं पढ़े हुए हैं, वो यहाँ की चीजों को लेकर बिल्कुल तनाव में न लें, क्योंकि अगर उनको संपूर्ण तैयारी करना है तो एटलीस्ट जीएस के सारे विषय को तो पढ़ना ही होगा। तो ऐसे में जब आप जुड़ करके मेरे साथ हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जब आप प्राचीन इतिहास पूरा पढ़ लेंगे, तो ये सब चीजें आपको बहुत छोटी समझ में आएंगी। उसी तरह से मध्यकाल के इतिहास में भी जब आप पूरी तरह से डिटेल में पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर जो आपको यूपी से जुड़ा जो मध्यकाल के जो इतिहास का घटनाक्रम है बहुत आपको छोटा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा चीजों को बस आपके सामने उसको प्रस्तुत किया जा सकता है, पूरे डिटेल में तो पढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जितने कंटेंट हैं उसकी उपयोगिता यूपी स्पेशल से ही संबंधित समझिएगा, बाकी पूरा विषय जैसे जैसे आपकी क्लासेस रहेंगी उसको आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बाबर के आक्रमण के बाद इसने क्या किया, आते ही यहाँ पर 1526, 1527, 1528, 1529 लगातार इसके आपको क्या है, 4 निर्णायक युद्ध देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध, जहां पर उसने क्या किया था, लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया, और जो मुगल शासन था या आप कह सकते हैं मुगल साम्राज्य था, उसकी नींव रखा या उसकी स्थापना किया, ठीक। इस युद्ध का महत्व अपने आप में क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आपने देखा था कि कहीं ना कहीं इस समय तक 1504 में आगरा की स्थापना हो गई। किसने किया था आगरा की स्थापना? सिकंदर लोदी ने। और उसके बाद से लोदी वंश भी जो था वो आगरा को एक केंद्र बना करके सारा शासन कर रहा था। और आपने देखा भी था कि किस तरह से आगरा से जो सीमा थी वो दिल्ली की सीमा तक जुड़ रही थी ना। तो ये सारा क्षेत्र जो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित घटनाक्रम में जा रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो संस्थापक, हाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाता है, जहां पर क्या हो रहा है, सिकंदर लोदी को बाबर द्वारा पराजित किया जा रहा है। इसके बाद फिर क्या होता है, खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध मुख्य रूप से क्या है, ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आगरा के पास का क्षेत्र। अभी हम लोग इसको आगे डिटेल में थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1527 में अब किसके साथ हो रहा है, तो राजपूत शासक राणा सांगा के साथ हो रहा है, ठीक। उसके बाद ये अगला युद्ध कौन सा लड़ता है, तो चंदेरी का युद्ध लड़ रहा है। और चंदेरी का युद्ध किसके साथ हो रहा है, तो ये मालवा के जो शासक थे मेदिनी राय, उनके साथ 1528 में। और इसके अलावा फिर ये अंतिम जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा है वो कौन सा है, घाघरा का युद्ध है, ठीक है। ये किसके साथ था, तो अफगान, जो पूर्व में आप देख रहे थे
जो शेरशाह सूरी के बाद उसके उत्तराधिकारी लोग थे, उसी में ये क्या था, महमूद लोदी था। ठीक है, जो शेरशाह सूरी का ही क्या था, रिश्तेदार था या कह सकते हो। उसके बाद अफगानों की शक्ति को पुनः एकीकृत करके ये एक अफगानी उत्तराधिकारी के रूप में उभर करके आया था। ठीक, तो घाघरा के युद्ध में ये भी पराजित हो गया। अब यहां से देखिए खानवा का युद्ध, ये डायरेक्ट आपके क्या है, यूपी के जो मतलब क्षेत्र हैं उनसे आकर जुड़ता है। तो यहाँ पर इसका महत्व बढ़ जाता है। बाबर तैमूरी सेना और राणा सांगा की राजपूत सेना के बीच में खानवा का युद्ध हो रहा है। कब हो रहा है, 1527 में। ठीक है, और भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण व निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध के बाद मुगल सत्ता का केंद्र काबुल के बजाय आगरा हो गया था। मुगल सत्ता का केंद्र, चूंकि अभी तक बाबर जो था वो क्या था, जो काबुल था उसको केंद्र मान करके अपना सारा साम्राज्य चला रहा था। भारत की तरफ से भारत के क्षेत्र में बढ़ा है, तो इब्राहिम लोदी को पराजित करके भले ही उसने दिल्ली सल्तनत को अपने अधीन कर लिया, लेकिन इसके बावजूद जो उसके पश्चिम में राणा सांगा का साम्राज्य था उसके साथ उसकी लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। और राणा सांगा भी क्या था, एक महत्वाकांक्षी शासक था। ये चीज आपने पढ़ा भी था कि राणा सांगा के साथ युद्ध का एक ये भी कारण था कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था। तो राणा सांगा ने तो ये सोचा था कि बाबर आएगा, दिल्ली पर आक्रमण करेगा और दिल्ली पर क्या होगा, जो वहां पर सत्ता स्थापित है वो कमजोर होगी और उस अवसर का लाभ उठा करके ये दिल्ली पर अपना हुकूमत जमा लेगा। तो इसी पृष्ठभूमि में क्या होता है, राणा सांगा की अपनी महत्वाकांक्षा था और बाबर का यह कहना था कि राणा सांगा ने चूंकि युद्ध के लिए उसको आमंत्रित किया लेकिन सहयोग नहीं किया। प्लस बाबर यहाँ भारत के क्षेत्र में आके क्या था, वो जैसे आपने पढ़ा ना इतिहास में कि कई यहाँ पर आक्रमणकारी आए, लेकिन सबकी अपनी कुछ प्रमुख आवश्यकताएं थी। कुछ जो लूटपाट की नीति से आए थे और कुछ अपना यहाँ पर स्थायी शासन स्थापित करना चाहते थे। बाबर किसमें से था, बाबर उसमें से था कि जिसको यहाँ पर स्थायी शासन स्थापित करना था। वो आपने देखा था कि किस तरह से फरगना था, समरकंद था ना, और उसके अलावा जो आपने देखा था ईरान का शासक शाह था। तो इन सब के बीच में कुछ ऐसी वहां पर ऑटोमन साम्राज्य उभर के चलाया था। तो आपने देखा कि कुछ ऐसे वहां पर परिस्थितियां बनी थी जिसकी वजह से बाबर को अपने क्षेत्रों से पलायित होकर के उत्तर पश्चिम भारतीय क्षेत्रों में प्रवेश करना ही पड़ा था। ठीक है, तो आइए इस तरह से क्या है, मुगल वंश की भारत में स्थापना हो जाती है। अब इससे हम लोग देखते हैं जुड़े घटनाक्रम, एक एक शासक को लेकर के उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण बात होंगी उनको जैसे आपने सल्तनत काल में देखा था वैसे हम लोग चर्चा कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं हुमायूं से। ठीक है, तो जानते ही हैं कि जो बाबर का शासनकाल था वो बहुत ही अल्प शासनकाल था। 1526 से लेकर 1530 तक वो शासन कर रहा है। इस बीच चूंकि 4 युद्ध आप लगातार देख रहे हैं तो इसका आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक स्थिरता दोनों ही अभी फिलहाल मुगल साम्राज्य में स्थापित नहीं हो पाया है। इसलिए जब हुमायूं शासक बनता है तो इसके सामने चुनौतियां थोड़ा सा ज्यादा ही थी। ठीक है, और उन्हीं चुनौतियों में हुमायूं ने क्या किया, 2 चरण में अपना शासन जो है वो स्थापित किया था। जहां प्रथम चरण 1530 से लेकर 1540 कहीं ना कहीं उसके वर्चस्व का दौर था और उसका आप कह सकते हैं सफलता का दौर था। वहीं उसके बाद आप देखते हैं कि उसको क्या होता है, निर्वासित जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि शेरशाह सूरी से पराजित हो जाता है और उसके पश्चात ईरान के शासक शाह क्या जाकर संरक्षण लेता है। तो इस बीच पुनः हुमायूं अपनी शक्ति का क्या करता है, एकीकरण करता है और 1555 में आकर के फिर वो जो शेरशाह सूरी था अब उसके उत्तराधिकारियों के साथ संघर्ष करता है, उनको पराजित करके एक बार फिर से मुगल सत्ता यहाँ पर स्थापित करता है। ठीक है, तो 2 चरण में इसका शासनकाल है। देखिए 1530 में जब ये शासक बनता है, 1530 में जब ये शासक बनता है तो उस समय क्या थे, इसके 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। एक प्रतिद्वंदी कौन था, तो गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह था। यानी पश्चिम में हुमायूं के लिए चुनौती कौन कर रहा था, वो गुजरात का स्थानीय शासक जो था बहादुर शाह। वहीं पूर्व की तरफ कौन था, तो पूर्व की तरफ शेरशाह सूरी जो एक अफगानी शासक था। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इसने शेरशाह सूरी के साथ 2 युद्ध लड़े। एक जो है वो चौसा का युद्ध था और दूसरा बेलगाम या कन्नौज का युद्ध। इस युद्ध का महत्व बढ़ जाएगा क्योंकि पुनः ये क्षेत्र आप कहां पर देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की धरती पर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर
ये जो दो युद्ध देख रहे हैं, इन दोनों युद्धों में आप पाएंगे कि शेरशाह सूरी की स्थिति काफी मजबूत होती है और अंततः जो 1540 में कन्नौज का युद्ध हो रहा है, जिसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, उसमें हुमायूं का जो है वो पराजय हो जाता है और यहीं पर हुमायूं बच निकलता है और फिर भारत के क्षेत्र से पलायित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कन्नौज का युद्ध, चूंकि अभी मैंने बताया कि ये उत्तर प्रदेश की धरती से संबंधित है, इसलिए इस क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। तो 1540 में हुमायूं का शेरशाह सूरी के साथ युद्ध होता है और चूंकि ये मुख्य रूप से कन्नौज का बिलग्राम क्षेत्र था, इसलिए इसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर के पास ही हुआ था, अभी बताया आपको। पश्तून कुलीन शेरशाह सूरी पूरा नाम था इसका, पश्तून कुलीन शेरशाह सूरी। ठीक है, इसी को शेरशाह सूरी या शेर खां के नाम से भी जानते हैं, ने हुमायूं के खिलाफ विद्रोह किया था और अपना साम्राज्य स्थापित किया था। हालांकि आपने देखा था कि इस बीच किस तरह से जो है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में वो चूहे बिल्ली वाला खेल चल रहा था कि एक बार कोई किसी के किले को जीतता है तो दूसरा जाकर के उसके दूसरे किले को जीत लेता है, फिर आपसी समझौता होता है। समझौते पर हुमायूं जो है एक बार मानता है, फिर उसको लगता है कि शेरशाह सूरी अगली बार धोखा दे देगा तो नहीं मानता है। किस किले को लेकर ये सारी घटनाक्रम थी? किस किले को लेकर ये सारी घटनाक्रम थी? चुनार का किला था ना, चुनार के किले को लेकर के सारी घटनाक्रम थी कि पहले जो है उस किले के लेकर हुमायूं घेरेबंदी कर देता है, शेरशाह की स्थिति कमजोर पड़ जाती है। जब उसकी स्थिति कमजोर पड़ती है तो वो शेरशाह के साथ समझौता करना चाहता है। पहली बार शेरशाह समझौता कर लेता है उसके साथ, पहली बार में कर लेता है, बाद में नहीं करता है ना, क्योंकि दोबारा फिर वो करना चाहता है। तो जैसे क्या होता है, शेरशाह सूरी जो है वो अपने किले को हार जाता है या हारने की स्थिति में होता है, वो तुरंत जाकर के हुमायूं के किले को जीत लेता है। वो भी क्या था, सीमांत महत्व का था। तो ये सब घटनाक्रम बीच में 10 साल में चल रहे थे। ठीक है, आइए, तो हुमायूं के खिलाफ विद्रोह किया। हुमायूं को अपने साम्राज्य से भागना पड़ा। कब? ये कन्नौज के युद्ध में। और उसने फारस के शरण ले ली, यानी फारस के शासक, वही ईरान का क्षेत्र जो था, तो वहां के शासक शाह के यहाँ चला गया था। कन्नौज की लड़ाई ने मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। क्यों? क्योंकि एक बार जो मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था, पुनः वो अपने हाथों से भारत के क्षेत्र को खो दिया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, हुमायूं का अस्थायी पतन हुआ। अस्थायी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके पश्चात वो पुनः पलटवार करता है और हुमायूं का क्या होता है, निर्वासन हो जाता है, भारत के क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता है। हालांकि हुमायूं ने फिर से संगठित होकर सफविद साम्राज्य के समर्थन से, सफविद साम्राज्य वही जो ईरान में था ना, तो सफावी साम्राज्य, उसी को सफविद साम्राज्य कह रहे हैं। ठीक है, की मदद से अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त किया और 1555 में पुनः क्या हो रहा है, मुगल साम्राज्य को फिर से स्थापित किया। और जब ये पुनः 1555 में मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है, इसके बाद लगातार यहाँ पर योग्य शासकों का क्रम रहा है और एक लंबा इनका शासनकाल रहा है। ठीक है, तो ये था पूरा क्या है, हुमायूं का समय। अब अगर हम लोग बात करें तो हुमायूं के बाद कौन आ रहा है, तो हुमायूं के बाद उनके पुत्र आ जाएंगे अकबर। अकबर लंबा शासनकाल है, 1556 से लेकर के 1605, लगभग 49 वर्षों का क्या इनका शासनकाल है। अब इनके शासनकाल में जो उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, अकबर हुमायूं का पुत्र था और मुगल वंश का तीसरा बादशाह था। तो बाबर, हुमायूं और उसके बाद अकबर आ गए हैं। ठीक है, इसके अलावा 1556 से लेकर 1605 ये क्या है, हाँ, अकबर का शासनकाल है। इसमें देखिए 1540 में शेरशाह सूरी हुमायूं को हराया और उसके पश्चात उत्तर प्रदेश की जो यहाँ पर जो आप कह सकते हैं पूरी बागडोर है वो संभाली। मतलब शेरशाह सूरी के समय से ही मुगल साम्राज्य, चूंकि अब केंद्रीय स्तर पे था नहीं, अभी तो हम मानते चलते हैं शेरशाह सूरी का साम्राज्य चल रहा है, उसी का अधिग्रहण पुनः क्या है, हुमायूं द्वारा कर लिया जाएगा, तो वो क्षेत्र भी पुनः क्या होगा, मुगल साम्राज्य के अधीन हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का मध्यकाल के इतिहास में, खास तौर से मुगल साम्राज्य काल में, जो आप कह सकते हैं शासन की बागडोर प्रारंभिक क्षण में दिखाई दे रही है, वो शेरशाह सूरी के हाथ में दिखाई दे रही है। ठीक है, शेरशाह सूरी और उनके बेटे इस्लाम शाह ने राजधानी ग्वालियर से उत्तर प्रदेश पर शासन किया। अब ग्वालियर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश से बाहर मध्य प्रदेश में इनका राजधानी था और वहां से क्या करते थे, उत्तर प्रदेश में पूरा अपना प्रशासनिक कार्य संभालते थे। ठीक है,
इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु के बाद हेमू उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के पश्चिमी भागों और मध्य भागों का वास्तविक शासक बना। इसी बीच कौन आ जा रहा है? हेमू आ जा रहा है। तो आपने पढ़ा भी था कि जो अकबर थे, अकबर का संघर्ष जो क्या था, सबसे महत्वपूर्ण युद्ध उसको हेमू के साथ ही लड़ना पड़ता है। और मैंने बताया था हेमू क्या था? एक वीर और साहसी योद्धा था, अफगानी योद्धा था। इसी के नेतृत्व में, क्योंकि शेरशाह सूरी के पश्चात क्या हो रहा है, हुमायूं आ जा रहे हैं। हुमायूं आने का मतलब क्या हो गया कि शेरशाह सूरी का साम्राज्य छोटा हो गया, पुनः मुगल साम्राज्य आ गया। और इसी बीच क्या था, हेमू का उदय होता है। और हेमू ने क्या किया था, अफगान शक्तियों को पुनः एकीकृत किया था और इसने अपने साम्राज्य को विस्तृत किया था। ठीक है, और यहीं पर आपने पढ़ा था कि जब हेमू का अकबर के साथ युद्ध होता है, उससे पहले हेमू कितने युद्धों को जीत चुका था? 22 युद्ध लड़ा था, जिसमें एक भी वो पराजित नहीं हुआ था। और मुगलों को भी उससे पहले उसने पराजित किया था। हाँ, इस युद्ध में उसको धोखे से क्या होता है, आंख में तीर लग जाती है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और हेमू से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? हाँ, हेमू जो है उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और भारत के पूरे साम्राज्य में प्राचीन काल से 14 विक्रमादित्य हुए हैं। उनमें 14वां विक्रमादित्य कौन था? हेमू था। मतलब अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? हेमू था। ठीक है, आइए, ये सब चीजें आप लोग पढ़े हुए थे। तो देखिए, अब इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु के बाद हेमू उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के पश्चिमी भागों और मध्य प्रदेश का वास्तविक शासक बन गया। दिल्ली का पुराना किला में उसके राज्याभिषेक के समय उसने क्या किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, दिल्ली के पुराने किले में। और वो 14वां विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति था और ये अंतिम व्यक्ति था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। ठीक है, देखिए, पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556, अकबर की विजय हो जाती है, लेकिन माना जाता है हेमू ने, क्योंकि यही क्या था, हेमू के साथ युद्ध हो रहा ना, जिसकी भी चर्चा कर रहे थे। तो पानीपत का तो जो दूसरा युद्ध हो रहा है 1556 में, वो किसके साथ हो रहा है? अकबर और हेमू। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर। द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू। तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठे। ठीक है, 1761। देखिए, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, अकबर की विजय हो जाती है, लेकिन माना जाता है हेमू ने अकबर को मजबूत चुनौती दी और अचानक उसकी आंख में एक तीर लग जाता है, जिसके कारण वो घायल हो जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। 1569 में अकबर ने शासक है 1569 में अकबर ने शासक रामचंद्र को हराकर क्या किया, कालिंजर को जीता। कालिंजर कहां पर है? बांदा में है। ठीक है, तो इसका भी महत्व है अपने लिए। अकबर ने आगरा और उसके नव स्थापित फतेहपुर सीकरी, देखिए अब आगरा क्या है, आगरा यहाँ के बाद से देखेंगे तो मुगल साम्राज्य में क्या था, वो राजधानी बन जाती है। तो पूरा मुगल साम्राज्य का जो प्रशासन शासन चल रहा था वो आगरा से चल रहा था, और आगरा आपके उत्तर प्रदेश संबंधित है। प्लस अकबर के शासनकाल से आप देख रहे थे कि क्या था, फतेहपुर सीकरी, उसका महत्व बढ़ गया, जहां पर अकबर द्वारा क्या किले का निर्माण कराया गया। ठीक है, इसके अलावा फिर और देखेंगे कि चूंकि अकबर के द्वारा जो आपने देखा था जो नीतियां, धार्मिक नीति अपनाई गई थी, कौन सी थी? हाँ, सर्वधर्म समभाव, क्या कहा गया था उसे? दीन इलाही। तो दीन इलाही की जो बैठक होती थी, यानी सभी धर्मों के गुरुओं को जो बुला करके जो धार्मिक संवाद होते थे, वो कहां पर हो रहे हैं? वही आगरा के किले में ही होते थे। देखिए, अकबर ने आगरा और उसके नव स्थापित शहर फतेहपुर सीकरी से शासन किया। फतेहपुर सीकरी आगरा जिले का ही क्या है, एक कस्बा है।
फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में सम्राट अकबर ने मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में की थी। ठीक है, जो 1571 से 1585 तक उस भूमिका में रहा है। इसका मतलब फतेहपुर सीकरी के बारे में बता रहा है कि 1571 में क्या हुआ है, इसकी स्थापना हो रही है और 1571 से 1585 तक मुगल बादशाह यहीं से अपने सारे कार्य को संचालित कर रहे थे। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में बीरबल जो थे और टोडरमल जो थे, इनका संबंध भी कहां से है, उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, इसके अलावा बीरबल कालपी के थे, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, और यहीं से बीरबल के रंग महल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर ने सिकंदरा, वही सिकंदरा आगरा के पास का क्षेत्र में अपना मकबरा बनवाया, जिसे बाद में 1613 में जहांगीर ने पूरा करवाया था। ठीक है, इसका देखिए जहांगीर का शासन काला जाता है। अब ये कौन थे, तो अकबर के पुत्र थे, जो उत्तराधिकारी बना, यानी संघर्ष तो करना ही पड़ा था, तो ये भी उत्तराधिकारी बनता है अंततः जाकर के। जहांगीर ने उत्तर प्रदेश में कई निर्माण परियोजनाओं का प्रारंभ किया। तो जहांगीर के समय में क्या था, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला मुख्य रूप से जन्मा है। कौन सा स्थापत्य कला, मुगल कालीन स्थापत्य कला। ठीक, उसके कई प्रमाण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण क्या है, फतेहपुर सीकरी में जहांगीराबाद पैलेस है, जहांगीराबाद पैलेस। इसके अलावा देखिए इसने कई बगीचों का निर्माण करवाया, महलों का निर्माण करवाया और मस्जिद और मकबरों का निर्माण करवाया है। ठीक है, इसके बाद देखिए जेम्स प्रथम ने जो अपना दूत भेजा था, सर थॉमस रो भेजा था ना, कब भेजा था, 1608 में। तो ये जो 1608 में सर थॉमस रो आ रहे हैं, जिनको जहांगीर ने क्या किया था, इंग्लिश खां की उपाधि दी थी और 400 का मनसबदारी का पद दिया था, वो कहां पर आ रहे हैं। तो इस समय देखिए ये जो दरबार चलता था, कहां चल रहा था, आगरा में चल रहा था। इसका मतलब ये जो दूत आया था वो भी आगरा के दरबार में आया था। ठीक है, जहांगीर के बाद कौन आ जाते हैं, शाहजहां। तो शाहजहां में देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला तो शाहजहां ने क्या किया, आगरा का ताजमहल बनवाया, प्रेम की निशानी दिया ना। इसी निशानी के बाद से परंपरा चलने लगी कि किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी निशानी के लिए कुछ बनवाना पड़ता है। पता है कि नहीं पता है कि अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी निशानी कुछ बनवाना पड़ता है। जैसे मकबरा ही बनवा दीजिए उसका है ना। हाँ, मतलब जरूरी थोड़ी ना कि उसके लिए मकान ही बनवाइए, है ना। उसके बाद जाने की जो व्यवस्थाएं होंगी उसका तो कम से कम कर लीजिए छोटी जगह पे। तो अब निशानी के रूप में क्या होता है भाई, जिससे शादी ब्याह कर रहे हैं उसके लिए मकान वकान बनवाएंगे कि रोड पे रखेंगे। तो कुछ लोग होते हैं कि पहले बनवाओ तभी हम करेंगे, पहले देखिए निशानी देने के लायक भी हो कि नहीं। और कुछ लोग क्या होता है, चलो हो जाए तो वो तो बनता रहेगा ना। हाँ, ये परंपरा यही खराब कर दी है। आइए देखिए, शाहजहां जहांगीर का तीसरा पुत्र था। मेवाड़ के राजपूतों और दक्कन के लोधियों के खिलाफ सैन्य अभियान में भाग लिया। तो उनके कुछ राजनीतिक घटनाक्रम दिखा रहा है। ठीक है, कि मेवाड़ के जो राजपूत लोग थे उनके साथ इनका युद्ध हो रहा है, और इसके अलावा दक्कन के क्षेत्र में लोधी के जो कुछ उत्तराधिकारी बचे थे, ठीक है, जो छोटे छोटे स्तर पर संघर्ष कर रहे थे, सब उनके खिलाफ अभियान किया था। 1627 जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां ने अपने छोटे भाई शहरयार मिर्जा को हराया और आगरा किले से ताजपोशी की। तो 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शाहजहां क्या करते हैं, अपने भाई के साथ, जिसका नाम क्या था, शहरयार मिर्जा, उत्तराधिकार का युद्ध लड़ते हैं। और इस उत्तराधिकार के युद्ध के तहत जब वो अपना दावा पुख्ता कर लेते हैं, ठीक, तो ऐसी स्थिति में जो अपना राज्याभिषेक करा रहे हैं, जो ताजपोशी करा रहे हैं, वो कहां करा रहे हैं, आगरा के किले में करा रहे हैं। ठीक है, 1658 से 1666 अपनी मृत्यु तक उसके पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को आगरे के किले में कैद रखा था। तो मैंने कई बार आपको बताया कि औरंगजेब का मानना था कि पूरा जो मतलब मुगल कोष था, मुगल राजकोष जो था, उसको औरंगजेब ने क्या किया था, पूरी तरह से खाली कर दिया था, क्योंकि उनका सपना था कि वो ताजमहल बनवाएं। तो एक तो ताजमहल बनवा लिए थे, अभी उनको एक और ताजमहल बनवाना था।
तो इस वजह से फिर औरंगजेब ने क्या किया था, औरंगजेब ने उनको उनके किले में बंद कर दिया, कहा यहीं से ताजमहल देखो। तो कभी आप लोग गए कि नहीं किले में, उधर गए कि नहीं आगरा देखने घूमने? हाँ, ताजमहल देखे हैं ना, तो जब ताजमहल पर ही जाएंगे और ताजमहल के जब पीछे साइड देखेंगे जो यमुना नदी के साइड है, तो वहां पर आपको लोग दूर से दिखाएंगे, देखो वो किला है, वहीं झरोके से वो देखता था ना, तो ऐसा बना के रख दिए थे कि वो दूर से देखे। तो फिलहाल अब औरंगजेब की बात करते हैं, तो जानते ही औरंगजेब ने अंतिम समय में क्या किया था। अंतिम समय में औरंगजेब ने अपने पिता और अपने भाई दारा सिकोह को विधर्मी घोषित कर दिया था, क्योंकि दारा सिकोह ने भी क्या था, कई ऐसी नीतियां चलाई थी जो धार्मिक सहिष्णुता की थी, तो इसने क्या किया था, विधर्मी घोषित कर दिया था। और ऐसी स्थिति में फिर उसने क्या किया था, इन लोगों को मतलब जैसे पिता को बंदी बना लिया है, भाइयों के साथ उत्तराधिकार का युद्ध लड़ता है, और उसमें आपने देखा था कि जो उत्तराधिकार का संघर्ष था, किस तरह से एक तरफ दारा सिकोह था और कौन था, मुराद था, और हाँ शाह शुजा था ना। देखिए औरंगजेब तो शाहजहां, देखिए हुआ क्या था कि जब शाहजहां अपने अंतिम समय में बीमार पड़ जाता है, और जब बीमार पड़ जाता है तो ऐसे में क्या था, जो दारा सिकोह था वो कहां पे रहता था, वो दिल्ली के क्षेत्र के पास रहता था, और दारा सिकोह जो था वो शाहजहां का एक तरह से प्रिय शिष्य था। तो कहीं पर भी घोषित तो नहीं किया गया था, लेकिन दारा सिकोह का एक राजकुमार की तरह, यानी भविष्य में एक सम्राट की तरह उसकी मान्यता वहां पर थी। ऐसा इनके भाइयों में भी भ्रम चल रहा था, या उनको लगता था, आप ऐसे कह लीजिए। उसी बीच आपने देखा था मुराद था, उसने अपने आप को दारा शाहजहां के बीमार पड़ते ही अपने आप को क्या कर दिया था, उसने बादशाह घोषित कर दिया। फिर उसी बीच क्या हुआ, औरंगजेब जो है वो अपने एक अन्य भाई के साथ क्या था, एक सेना लेकर के भी पहुंच जाता है, मतलब सभी अपने अपने आप की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे, ठीक है। और फिर उसमें देखा कि औरंगजेब पहले क्या करता है, भाइयों के साथ मिलकर के जो शाही सेना थी उसके साथ युद्ध लड़ता है, अब शाही सेना को पराजित करता है, फिर दारा सिकोह के साथ युद्ध लड़ता है, दारा सिकोह को पराजित करता है, और उसके बाद उसने क्या किया था, अपने भाई को शाह शुजा को भी क्या किया था, बंदी बना लिया था, और मुराद भी इस तरह से मार दिया जाता है। तो औरंगजेब शाहजहां ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। 1658 में औरंगजेब ने धर्मत की लड़ाई लड़ी थी, महत्वपूर्ण है, और इसमें क्या था, सिकोह की उपयोगी सेना और मारवाड़ साम्राज्य को हराया था। मतलब ये जो पहला धर्मत का युद्ध लड़ा था, इसमें इसने शाही सेना को हराया था, और यही शाही सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, जसवंत सिंह कर रहे थे, ठीक है। 1658 में क्या था, फिर सामूगढ़ का युद्ध होता है, और इस सामूगढ़ के युद्ध में क्या था, अब दारा सिकोह के साथ जो है वो प्रत्यक्ष रूप से लड़ता है, कौन, औरंगजेब। और यहां पर इसी युद्ध में आप देखेंगे कि जो जसवंत सिंह था वो पलट जाता है, और ये किसका समर्थन करने लगता है, औरंगजेब का समर्थन करता है, ठीक है। 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई में दारा पर निर्णायक जीत ने उसकी संप्रभुता को मजबूत किया, और पूरे साम्राज्य ने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, पूरे साम्राज्य ने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, ठीक है। सामूगढ़ की लड़ाई, तो औरंगजेब को लेकर एक धर्मत का युद्ध है, जो दारा सिकोह तो है ही, लेकिन मुख्य रूप से वो शाही सेना के साथ लड़ रहा था, जहां का नेतृत्व जसवंत सिंह कर रहे थे, ठीक है। फिर वहां पर शाही सेना पराजित हो जाती है, तो फिर दूसरा युद्ध जो है वो डायरेक्ट दारा सिकोह से करता है, वो कौन सा था, सामूगढ़ की लड़ाई थी। तो 1658 में स्टार्ट हुआ था, 59 तक चला था। 1657 में बादशाह की गंभीर बीमारी के बाद उसके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ होता है, ठीक है। और सामूगढ़ की लड़ाई उसमें जो है वो निर्णायक भूमिका निभाती है।
यह युद्ध दारा सिको और उसके 3 छोटे भाइयों, कौन कौन है, तो एक तो हो गया औरंगजेब, दूसरा देख रहे शाह शुजा और तीसरा हो गया मुराद बख्श के बीच लड़ा गया था। तो एक तरफ जहां दारा सिको था, वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद था। ठीक है, इसके बाद क्या है, इस युद्ध में अंततः दारा सिको युद्ध के मैदान से भागने पर मजबूर हुआ। किस युद्ध में, सामूगढ़ के युद्ध में। ठीक है, इसके पश्चात मुगल सिंहासन पर औरंगजेब की दावेदारी मजबूत हुई। हालांकि घटनाक्रम बीच का मैंने बताया कि इसके बाद क्या करता है, ये अपने अन्य भाइयों को, जैसे दारा सिको पर विधर्मी का आरोप लगाता है। ठीक, देखा था बाल उसका मुंडवा करके, जूता चप्पल पहनवा करके, काली कुलित पुतवा करके उसको क्या करता है, नगर भ्रमण करवाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या था, इस लड़ाई का महत्वपूर्ण मोड़ राजपूत सेनापति जसवंत सिंह का दल बदल कर लेना था। इसका मतलब क्या था, पहले शाही सेना की तरफ से था, तो इसका मतलब समर्थन किसका कर रहा था, समर्थन कर रहा था ये दारा सिको का। लेकिन बाद में क्या करता है, ये औरंगजेब के समर्थन में चला जाता है। ठीक है, तो सभी शासक तो आपने देख लिया। अब थोड़ा सा, क्योंकि इस दौरान आप देख रहे हैं कि किसका महत्व है, आगरा का महत्व। वैसे हम लोग अभी आगे जो है इसका आर्ट एंड कल्चर भी देखेंगे, तो स्थापत्य कला को फिर से देखेंगे एक बार। उसके बाद हम लोग प्राचीन शहरों को देखेंगे। जब प्राचीन शहर देखेंगे तो आगरा की भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि आगरा का क्या महत्व है। ठीक, खासतौर से मुगल प्रशासन के दृष्टिकोण से। देखिए 1504 में इसकी स्थापना हो रही है, किसके द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा। कई बार चर्चा हो गई इस पे, सिकंदर लोदी, फिर उसके बाद बाबर, अकबर और जहांगीर। इसके बाद शाहजहां को भी आप लेकर चल सकते हैं। ठीक, जैसे बादशाहों का शासन केंद्र रहा है। ठीक है, तो मुख्य रूप से सिकंदर लोदी, बाबर, अकबर और जहांगीर। ठीक है, इसके पास कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं। उसमें 2 मुख्य लड़ाई क्या है, खानवा का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। देखिए यहाँ पर जिस युद्ध को आपको नोट्स में या पढ़ाते समय एक्सप्लेन किया जा रहा है ज्यादा, इसका मतलब वो क्षेत्र किससे संबंधित है, आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बाकी इतिहास के दृष्टिकोण से आपने सारा युद्ध पढ़ा है। ठीक है, मुगल काल में शिक्षा का केंद्र आगरा रहा है। दीन इलाही जो धर्म का स्थल माना जाता था, या आप कह सकते हैं जो सर्व धर्म संभाव का जो कार्य स्थल माना जाता था, वो भी कहाँ पर रहा है, आगरा में रहा है। इसके अलावा यह राधा स्वामी मत का भी जन्म स्थल रहा है। राधा स्वामी मत आज भी चलता है। ठीक है, आपने देखा होगा तो जाएंगे ना, तो जैसे लोग राधे राधे नहीं बोलते हैं, तो राधे राधे जो हमेशा देखते बोलते रहते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं, राधा स्वामी के भक्त होते हैं ना। बहुत से आप देखेंगे, मतलब ये एक हिंदू धर्म से अलग आप कह सकते हैं संप्रदाय है। जैसे दयानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में था, कौन सा सभा था, आर्य समाज था। इसी तरह ब्रह्म समाज आपने देखा था। तो जिस तरह से इस प्रकार के कुछ समाज बने थे, उसी तरीके से क्या है, ये राधा स्वामी का भी अपना यहाँ से विचार निकल करके आया था। ठीक है, तो उनका जन्मस्थल भी यहीं पर है, कर्मस्थल भी यही है। मुगल काल में आगरा व इसके आसपास के क्षेत्रों में नील की खेती होती थी, नील की खेती। ठीक है, आगरा का किला अकबर, इसके अलावा जो इत्मादुद्दौला का मकबरा था, इत्मादुद्दौला का मकबरा में स्थापत्य कला में विशेष स्थान पे पढ़े थे। वहां पे तो जो चीज है उसको लिंक कर ही लेंगे। देखिए एक पढ़ने का दृष्टिकोण है ना, जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही वहां से यहाँ से सब चीजें समझ पा रहे तो मिलाकर पढ़ लेंगे अपना, क्योंकि हम लोग अलग अलग दृष्टिकोण से चीजों को देख रहे हैं, तो हर समय पढ़ते समय वो नजरिया बदल जाता है उसका। ठीक है, तो आइए, तो यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो नोट्स भी दिया जा रहा है ना, उसमें चीजें आपको उस भाषा शैली में और लिमिटेड कंटेंट में महत्वपूर्ण बातें करके देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जब आप मेंस में जाकर राइटिंग करें तो आपको ज्यादा दिमाग दौड़ाना ना पड़े। 2-4 बार आप नोट्स पढ़े हुए हैं, भाषा शैली पकड़ बना लिए हैं, फैक्ट ध्यान दे ले रहे हैं, तो क्वेश्चन को एटलीस्ट आप अपने हिसाब से क्या करेंगे, लिख सकेंगे वहां पर। ठीक है, क्योंकि हर चीज को हमको कम शब्दों में ज्यादा अपना निकाल के रखना होता है वहां पर। ठीक, तो देखिए आगरा का किला अकबर इत्मादुद्दौला का मकबरा जो था, ये किसका था, ये जो नूरजहां थी उनके पिता का मकबरा था और नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा आपने देखा था कि जो जहांगीर का शासनकाल था, तो क्या किया गया था, एक न्याय की जंजीर वहां पर स्थापित की गई थी, जो क्या थी, सोने की होती थी ना, तो उसी को क्या जंजीर आदिल या न्याय की स्वर्ण श्रृंखला के नाम से जाना जाता था। जहांगीर के समय में ये हुआ था। ये सब आगरा के किले में ही हुआ है। इसके अलावा ताजमहल से आप परिचित ही हैं,
आगरा के किले में क्या है, दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया है शाहजहां के शासनकाल में। तो कैसे है, अकबर के शासनकाल में आगरा का किला निर्मित हो रहा है, फिर जहांगीर के शासनकाल में उनकी बेगम नूरजहां द्वारा क्या है, इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में बन रहा है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, तो जहांगीर के समय में आप देख रहे हैं यहीं पर जो न्याय की जंजीर थी, ठीक है, या जंजीर आदिल, उसको यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, यानी व्यवस्था दिया गया है। इसके अलावा फिर क्या समय की बात करेंगे तो शाहजहां के समय में यहाँ पर क्या ताजमहल बन रहा है, दीवाने आम बन रहा है, दीवाने खास बन रहा है और मोती मस्जिद। और औरंगजेब का ज्यादातर समय आप देखें तो दक्षिण भारत में ही निकल गया था, और औरंगजेब को स्थापत्य कला से कोई बहुत मोह था नहीं। बनवाया भी एक ताजमहल जैसी संरचना तो कहाँ बनवाया था, वो दौलताबाद में बनवाया था ना, अपनी बेगम की मृत्यु के बाद वो भी तो बनवाया था। ठीक है, क्लियर है। तो ये अब आपका यूपी से संबंधित मध्यकाल का इतिहास भी समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला आधुनिक इतिहास। ठीक है, वैसे तो आधुनिक इतिहास के बाद जो है उसमें जैसे कला एवं संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर से आप कह रहे हैं, ठीक है, तो आधुनिक इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का योगदान देखेंगे। ठीक है, तो एक आधुनिक इतिहास के ही क्रम में वो सारी चीजें हो जाएंगी। फिर स्थापत्य कला और वास्तुकला और कला संस्कृति ये सब चीजें जो कि उसको वापस आएंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ पर क्या संस्कृतियों में प्रवेश करेंगे ना, तो वही फिर नृत्य घराना देखिए, तो नृत्य शैली देखिए, फिर वही जो है संगीत घराना देखिए, वो यूपी स्पेशल आप लोगों ने पढ़ा ही था, कितना मुश्किल हो जाता है झेल पाना उस सबको, है ना। तो पहले जो आराम से झेल लिया जाए उसको देखा जाए। ठीक, चलिए फिलहाल इतना इसके लिए।